चलिए आगे पढ़ते हैं अगला सेक्शन 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और डायरेक्टर सिटिंग फीस। आप देखें 4 बातें आ गई इसमें। तो फीस फॉर प्रोफेशनल यानी हम लोग जैसे हमको ऑडिट फीस मिलती तो प्रोफेशनल सर्विसेज फीस, किसी इंजीनियर को टेक्निकल सर्विस की फीस मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी किसी को पेटेंट या कॉपीराइट से रिलेटेड, और डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर्स को मीटिंग में जाने की सिटिंग फीस मिलती है। तो ये 4 तरह के पेमेंट पर एक साथ 194J एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर more than 30,000 during the year for each kind of payment separately, underline कर लेना each और separately वर्ड पर। अब तक ये लिमिट्स पूरे सेक्शन पे एक बार लिमिट लगती थी, इस बार इस सेक्शन में 4 पॉइंट आए। इस बार इस सेक्शन में आपके पास 4 पॉइंट है। कौन कौन से 4 पॉइंट है आप देखिए। तो प्रोफेशनल सर्विसेज, तो प्रोफेशनल सर्विसेज पर 30 अलग लिमिट लगेगी, टेक्निकल सर्विसेज पर 30 अलग लगेगी, रॉयल्टी पर 30 अलग लगेगी, ऐसे तीनों का मिला के 30 नहीं। यानी सपोज मैं पेयर और मैंने किसी सीए की सर्विसेज ली, मैंने किसी इंजीनियर की भी ली और मैंने रॉयल्टी भी दी, तो तीनों मिला के 30,000 थोड़ी ना। और ये भी हो कि एक ही व्यक्ति को सपोज आपने उसी से आपने प्रोफेशनल सर्विसेज ली, उसी से टेक्निकल सर्विसेज ली, उसी से रॉयल्टी, तो भी आपको 30 सेपरेट लिखा। यानी मैंने 30,000 किसी एक व्यक्ति को ही प्रोफेशन के नाम पे दी तो भी डीडीएस नहीं करना है, उसी व्यक्ति को टेक्निकल फीस की दी तो भी नहीं करना, उसी को रॉयल्टी की दी तो भी नहीं करना। और अगर इसमें से ये 30 दिए, ये 30 दिए और ये 32 दिए तो इस पर डीडीएस करना है, इन पे नहीं करना है। इसको 30 दिए, इसको 32 दिए, इस पर डीडीएस करना है। तो इंडिविजुअल है, ईच सेपरेटली वर्ड लिखा हुआ। और चौथा पॉइंट मीटिंग सिटिंग फीस। एक और क्या होता है डायरेक्टर्स मीटिंग सिटिंग फीस, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, बट नो थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सिटिंग फीस। सिटिंग फीस पर, डायरेक्टर सिटिंग फीस पर कोई लिमिट नहीं। इसका मतलब उनको अगर आपने 10,000 5,000 भी दिए तो भी डीडीएस होगा। ये कंसेप्ट है। कितने परसेंट होगा, तो 2% इफ पे इंगेज ओनली इन ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का कैसा करे, कॉल सेंटर भी प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज में आता है। तो कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2%, और बाकी सब केसेस में कितना 10% है। तो बाकी सब केसेस में 10%। इसलिए हमको जो ऑडिट फीस मिलती है, हम बैंक ऑडिट पे गए अभी जैसे, तो बैंक ऑडिट पे ऑडिट फीस मिली तो उस पर कितना रिड्यूस हुआ 10%, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस में आता है। ठीक है ना। लेकिन अगर कॉल सेंटर को पेमेंट करेंगे, मैंने किसी कॉल सेंटर की सर्विसेज ली, मैंने अपने हेल्पलाइन के लिए कॉल सेंटर को ऑथोराइज कर रखा है, तो उनको मैं पैसा देता हूं तो उसमें मुझे क्या करना है, टीडीएस करना है। कितने परसेंट, 2%। तो कॉल सेंटर के पेमेंट पे 2%, अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड रॉयल्टी एंड सिटिंग फीस पर 10%। ठीक है, आगे चलते हैं। 194LA, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगेन अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट, तो उस पर डीडीएस नहीं होता। बाकी कंपल्सरी एक्विजिशन, वर्ड क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन। आपकी जमीन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट को वहां से रेलवे ट्रैक निकालना था या वहां डैम बनाना था, या आपने देखा होगा शहर में भी सड़क चोरी करते हैं जब, तो उस कंडीशन में वो रोड काट देते हैं। अपने उज्जैन में आपने देखा होगा प्रेम छाया कि वहां पर पूरा रोड निकाल दिया उन्होंने। तो उस कंडीशन में अगर आपका मकान का कुछ पार्ट वो लोग एक्वायर कर लेते हैं कंपल्सरी, आगे का 7 फीट 10 फीट, तो अगर उन्होंने आपको कंसिडरेशन दिया, गवर्नमेंट ने कई जगह देती है कई जगह नहीं देती, अगर दिया है कंसिडरेशन तो इसका मतलब एक तरीके से ये हुआ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने अपनी प्रॉपर्टी उनको बेच दी तो कैपिटल गेन चैप्टर आ गया, तो इसका पूरा रोल अपन वहां पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि उस कंसिडरेशन पे टीडीएस होगा कि नहीं होगा। तो लिखा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट इफ मोर देन 2,50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कितना कंपनसेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट आपको जो कंपनसेशन देगी कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा करे तो गवर्नमेंट आपके कंपनसेशन पर 10% टैक्स डिडक्ट करेगी। यानी मेरी मान लो सपोज मकान का आगे का हिस्सा चला गया और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 8 लाख रुपए मिलना है, तो 8 लाख रुपए मतलब 2.5 लाख से ज्यादा हो गए,
तो कंपनसेशन एक्सीडिंग 2,50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन टीडीएस रिक्वायर्ड एट द रेट 10% ऑन पेमेंट, क्रेडिटिंग ऑन पेमेंट। ठीक है, ये एक सिंपल सा पॉइंट था एलपी, ये कम आईएमपी सेक्शन से। आगे चलते हैं, दो सेक्शन और जुड़े हैं, एक 194M और 194N, दो सेक्शंस आपके सामने, एक और दो और ऐड हुए हैं। 194M और 194N बड़ा अजीब से सेक्शन है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19। इन दोनों सेक्शन में डेट याद रखना, ये बीच मिड ऑफ द ईयर में आए थे। तो 194M सेक्शन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम 194N सेक्शन पहले पढ़ लेते हैं। ये भी 1 सितंबर 19 से ही, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। अपना ही पैसा बैंक में जमा था या पोस्ट ऑफिस में जमा था या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां से विड्रॉ करके लाया अपना ही पैसा, तो उस पर बैंक वाले टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, जबकि ये तो इनकम ही नहीं है, ये तो मेरा डिपॉजिट अमाउंट रिफंड हो रहा है, ये कोई इनकम थोड़ी, इनकम पे टीडीएस होना चाहिए। बट ये अजीब सा रूल आया था, अजीब सा नहीं है वैसे, लॉजिक देखा जाए तो इसलिए है ताकि जब बैंक में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, लोग निकाल लेते हैं पैसे बहुत सारे कैश में, कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो कैश अगर कोई व्यक्ति बैंक से विड्रॉ करेगा, कितना, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब, और कैश में, जबकि लॉ में क्लियर लिखा है कि आप मैक्सिमम पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से करोगे। 10,000 से ज्यादा का पेमेंट एक दिन में एक व्यक्ति को कैश में हो ही नहीं सकता। अगर 10 से ऊपर का पेमेंट है तो अकाउंट पे ही चेक से होगा। तो 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कैश पे कैसे कर सकता है व्यक्ति? तो उसने कैश अगर निकाला है तो क्या रीजन हो सकता है, क्या पता उसने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया हो सभी को, इसलिए। तो ये चीज पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने रूल आई कि अगर आपने कैश विड्रॉ किया है अपने ही अकाउंट से मोर देन 1 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 2% ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़। यहां लिखा सम एक्सीडिंग 1 करोड़। अब जाके, अभी तक के किसी भी केस में ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक जितने भी लिमिट हो रही थी उससे अगर क्रॉस किया तो एंटायर अमाउंट पे टीडीएस होता था। लेकिन यहां पर अगर आपका 1 करोड़ तक का विड्रॉल है तो टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर हुआ, 10 लाख भी निकालने गए तो अब 10 लाख पर 2% टीडीएस होगा। लेकिन ये रूल आया था सितंबर 19 से, एक बात ध्यान रखना। तो सितंबर 19 से अगर आया था, अब सितंबर 19 के बाद 31 मार्च 20 तक, लेकिन वर्ड लिखा था कितना, 1 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, 1 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल ईयर ये थोड़ी ना होता है, फाइनेंशियल ईयर तो मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। अब टीडीएस का रोल यहां से आया था, तो ध्यान समझना। मान लो किसी बंदे ने यहां पर 50 लाख रुपए निकाल लिए थे विड्रॉ बिफोर दिस रूल, है ना, जून जुलाई में निकाल लिए थे उसने। फिर यहां पर उसने 40 लाख और निकाल लिए सितंबर के बाद, मान लो अक्टूबर में, तो इस पर तो टीडीएस के रूल्स थे ही नहीं तब तक तो टीडीएस किया ही नहीं होगा। यहां अक्टूबर में क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि लिमिट 1 करोड़ क्रॉस नहीं की। अब 1 करोड़ की लिमिट देखने में ये कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये तो करेंगे, क्योंकि रूल है 1 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो 1 करोड़ में ये दोनों इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ में सिर्फ आप इधर इधर की चीज इंक्लूड करोगे, उधर की नहीं करोगे, ऐसा नहीं। तो 40 और 50 90 लाख हो गए, अभी भी टीडीएस नहीं। लेकिन नवंबर में मैं जैसे ही 15 लाख रुपए विड्रॉ करने गया, तो 15 लाख विड्रॉ करने गया तो कितने होगा, 90 और 15, 1 करोड़ 5 लाख। तो यहां लिखा एक्सीडिंग 1 करोड़, यानी अब इस 15 लाख में से 10 लाख पे टीडीएस नहीं होगा, 5 लाख रुपए पे टीडीएस होगा। कितने परसेंट से, 2%। फिर नवंबर के बाद दिसंबर में फिर गए पेमेंट लेने में, फिर 10 लाख निकाले, तो अब इस 10 लाख पे कितना पेमेंट, कितना टीडीएस होगा, 2%, क्योंकि अब आपने 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर ली। तो 1 करोड़ की लिमिट में पुराना भी लेना, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर लिमिट है वो, पूरे साल में कभी भी आपने कैश विड्रॉ किया है एक्सीडिंग 1 करोड़, तो जहां 1 करोड़ से ऊपर हुए वहां से टीडीएस लगना स्टार्ट होगा। अब मैं रोज अगर 5-5 लाख रुपए निकालता हूं तो रोज टीडीएस होगा, बैंक वाले टीडीएस काट के ही पेमेंट करेंगे। और ये सारी बात मैं कर रहा हूं कैश विड्रॉल की,
मैंने चेक से ट्रांसफर किए किसी को पैसे, वो इंक्लूड नहीं। मान लो बीच में मैंने 8 लाख रुपए किसी को चेक से ट्रांसफर किए, वो एक्सक्लूड कर दो। सिर्फ कैश वाले जोड़ो, कैश वाले, सारे कैश वाले जोड़ना है। कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट द रूल इफेक्टिव फ्रॉम 1st September, so TDS provisions applicable after withdrawal after 1st September. But in considering limit of 1 crore, withdrawal before 1st September is also considered. ठीक, that is overall rule. 195 section. Any payment to non-resident other than salary which is taxable in India. अब ये सारे नॉन रेसिडेंट के लिए आ गए। आप जितने भी नॉन रेसिडेंट बाहर वाले व्यक्ति को अगर पेमेंट कर दोगे बिना टीडीएस और बाद में वो पेमेंट चुकाने नहीं आया टैक्स, तो गवर्नमेंट कैसे लेने जाएगी? इसलिए गवर्नमेंट ने रूल करा कि जितना भी पेमेंट होगा नॉन रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट का एक पॉइंट पहले भी आया था अपना स्पोर्ट्समैन वाला, वो वहां पे बाकी जितने भी पेमेंट नॉन रेसिडेंट को होंगे अदर देन सैलरी विच इज टैक्सेबल इन इंडिया, वहां टीडीएस करना एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर। कोई लिमिट नहीं है और इसके रेट भी बहुत अलग अलग है, इसलिए हम इस सेक्शन को याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ये सारे रूल्स हो गए आपके कंप्लीट। 194 एम हम बाद में पढ़ते हैं। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं अदर पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट है इफ पेई डिडक्ट इन एनी ऑफ द अफोर्सेड केस डज नॉट फर्निश पेन, यानी जितने भी रूल्स थे ऊपर इन सब में कहीं 1%, 2%, 10% ऐसा आया आपने देखा। लेकिन अगर सामने वाला आपको पेन नंबर नहीं दे तो आप ये 1-2% इतना टीडीएस मत करो, ज्यादा करना टीडीएस। तो डज नॉट फर्निश पेन और फर्निश अ रॉन्ग पेन, देन टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द अबव रेट्स और 20% whichever इज हायर। तो हमेशा 20% ही हायर रहेगी। सिर्फ विनिंग के केस में, विनिंग फ्रॉम लॉटरी में 30% हायर रहेगा, बाकी केस में 1%, 2%, 10% था। तो वहां पर अगर आपको सामने वाला पेन नंबर नहीं देता है तो आप वो 1 या 2% से टीडीएस नहीं करोगे, आप करोगे सीधे 20% से। ये फिक्स रूल है। तो ये मैंने जितने भी नोट दिए हैं है ना, सेकंड नोट में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, थर्ड नोट भी पढ़ा चुका हूं, फोर्थ नोट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर। अब 194 एम पर आते हैं। Individual HUF who is not required to deduct tax at source under section 194 C, H and J। कितने सेक्शंस की बात कर दी इन्होंने? 194 C का था कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का, 194 H किस चीज का था? कमीशन एंड ब्रोकरेज का, और 194 J किस चीज का था? वो था अभी जो बताया टेक्निकल फीस सर्विसेज इन सब। तो अगर आप पर वो सेक्शन लगते हैं तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, वो अगर सेक्शन लगता है तो ये नहीं लगेगा। तो जनरली आपने देखा होगा मैंने वहां कहा कि उन सब सेक्शन में कॉन्ट्रैक्टर इन सब में ये सब सेक्शन इंडिविजुअल एचएफ पे तब लगते हैं अगर उनका प्रेसिडिंग ईयर में ऑडिट हुआ हो, वो भी सिर्फ कौन सेक्शन में? 44 AB में 1 करोड़ या 50 लाख वाला कंसेप्ट बताया था। अब जिन इंडिविजुअल का ऑडिट ही नहीं होता है, ठीक है, वो लोग अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करें, वो लोग अगर किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दे, वो लोग अगर किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट करते हैं, जरूरत पड़ती कई बार बीच में, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। लेकिन सेकंड लाइन कॉलम में देखिए आप, थर्ड कॉलम में मोर देन 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर, अगर कितना पेमेंट कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट या प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट या कमीशन एंड ब्रोकरेज का पेमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा करें ड्यूरिंग द ईयर में तो 5% टीडीएस, यानी हर छोटा मोटा आदमी इसमें कवर्ड नहीं है। अब आप बताओ किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 50 लाख से ज्यादा कब करोगे, या आप किसी को ब्रोकरेज कमीशन 50 लाख से ज्यादा कब दोगे? जब बहुत बड़ा सौदा होगा तब है। तो उन केसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल है, ठीक, 5% टीडीएस की रेट है। वापस सेकंड कॉलम पर आए, आगे की बात करते हैं। तो क्या लिखा था? इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 C, H and J इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, और रेसिडेंट प्रोफेशनल व्हेन सच पेमेंट इज फॉर पर्सनल यूज, अंडरलाइन कर लेना। पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, रेसिडेंट प्रोफेशनल और अ रेसिडेंट बाय वे ऑफ कमीशन not being insurance commission when such payment is for personal use।
where payer is an individual HUF who carries on business profession and books of accounts are subject to audit under section 44 AB 1 AD AB clause A and B in immediately preceding financial year. तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन पे 194C H और J नहीं लगता है वो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट का और इनका पेमेंट करेंगे तो उन पर 5% टीडीएस करना पड़ेगा 50 लाख से ज्यादा के पेमेंट पर। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुने आप ध्यान से। मेरा कहना यह है कि 194C 194H और 194J ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थी, ये आपकी कमीशन एंड ब्रोकरेज से रिलेटेड थी। कमीशन एंड ब्रोकरेज अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन का सेक्शन अलग था। और ये थी प्रोफेशनल सर्विसेज टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड। इन तीनों का कंबाइंड सेक्शन 194M बना दिया गया, इन तीनों का मिला। लेकिन जहां ये अप्लाई होंगे वहां ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इफ अप्लाई, अगर ये सेक्शंस अप्लाई होंगे तो 194, देन दिस सेक्शन नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये नहीं अप्लाई होंगे, इफ नॉट अप्लाई, अगर ये नॉट अप्लाई नहीं होगा तो फिर देन दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल। पहले तो ये, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये कब अप्लाई नहीं होते हैं इंडिविजुअल पे, है ना। तो आपने देखा होगा इन सेक्शन, ये सेक्शन इंडिविजुअल पे अप्लाई होने के लिए क्या रूल होता है इनका। अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट होता है, अप्लाई ऑन इंडिविजुअल HUF if their accounts audited in preceding financial year under section 144 AB clause A and clause B, that is बिजनेस में 1 करोड़ से ऊपर और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर, तब अप्लाई होते हैं, ठीक है। एंड नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, ये दो रूल थे वहां पे। तो ये सेक्शन कब अप्लाई होती है, इंडिविजुअल HUF का प्रेसिडिंग ईयर में ऑडिट होता हो तो अप्लाई होती है, और वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, तब अप्लाई होती है, यानी बिजनेस पर्पस के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कब अप्लाई होगी, इफ पेमेंट फॉर बिजनेस पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, कमीशन पेमेंट, ये सब बिजनेस पर्पस के लिए तो अप्लाई होगी। अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो अप्लाई नहीं होगी। तो फिर पर्सनल पर्पस के लिए कौन से अप्लाई होगी, ठीक है ना। यानी ये वाले सेक्शन कब अप्लाई होगी, इंडिविजुअल एंड HUF पर, इंडिविजुअल एंड HUF पर। इफ अकाउंट्स नॉट ऑडिट, या बल्कि ऐसा कहें कि नो ऑडिट इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल ऑडिट होता ही नहीं किसी भी, सैलरीड पर्सन है तो, पेंशनर है तो क्यों ऑडिट होगा। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि पेमेंट फॉर पर्सनल पर्पस, ऐसा है, ये फर्क है, आप समझे, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं लाता हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर अपने स्टडी मटेरियल का 10th। आप आए 10th इलस्ट्रेशन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मिस्टर गणेश एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद 2.5 करोड़ टर्नओवर। 2.5 करोड़ टर्नओवर है, इसका मतलब लास्ट ईयर ऑडिट होता है ना, ऑडिट होता है तो ये सेक्शन अप्लाई होगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहा है लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए, इसलिए सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगी।
पेमेंट कितना है 5 लाख। तो अब इस कंडीशन में क्या हम 194M अट्रैक्ट करेंगे? तो आप सॉल्यूशन में ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस पेमेंट इज फॉर पर्सनल पर्पस, जबकि 194C तब लगती इफ नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। ध्यान रख लेना, नॉट फॉर पर्सनल हो तो लगती, तो पर्सनल है इसलिए 194C नहीं लगी। तो क्या इधर आए? तो लिखा है 194M इज नॉट अट्रैक्टेड एज एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू द पे इज हैज नॉट एग्जिट 50 लाख। इधर ले आए मान लो उसको, चलो पर्सनल पेमेंट इसलिए आ जाए इधर। तो ऑडिट होता है या नहीं होता है? अच्छा ये और लगा लेते हैं इसके बीच में, या तो ऑडिट ही नहीं होता है तो भी सेक्शन अप्लाई होगी, या फिर पेमेंट किस नेचर का है? पर्सनल नेचर का है, तो भी सेक्शन अप्लाई होगी। तो पर्सनल नेचर का है, लेकिन यहां पर एक और शर्त है। यहां पे एक और शर्त क्या है? कंसिडरेशन एग्जिट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा हो तो, जबकि तो 5 लाख, इसलिए ना 194C लगी और ना M लगी। C नहीं लगने का रीजन है पर्सनल नेचर था इसलिए नहीं लगी, और पर्सनल नेचर पे M लगती है, लेकिन M क्यों नहीं लगी? क्योंकि 5 लाख है, जबकि यहां चाहिए कितना? 50 लाख। फिर ऐसे 80,000 का कमीशन दिया इसने बिजनेस पर्पस के लिए, तो बिजनेस पर्पस के लिए कमीशन दिया और इसका ऑडिट भी होता है, ऑडिट भी होता है और नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए दिया इसने, तो फिर इस पे तो 194H लगेगा, इसलिए M नहीं लगेगा। फिर सेकंड पॉइंट इसी में मिस्टर राजेश होलसेल डीलर, होलसेल डीलर है, ये अपना प्रॉफिट बताते हैं 44AD में, यानी 44AB में इनका ऑडिट नहीं होता है। जब ऑडिट ही नहीं होता है तो फिर ये वाली सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। होगी क्या वाली सेक्शन अप्लाई? नहीं होगी। तो फिर कौन सी होगी? ये होगी, क्योंकि ऑडिट नहीं होता है। तो या तो ऑडिट नहीं होता है तो इधर आ जाना, या फिर पर्सनल है तो इधर आ जाना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ऑडिट नहीं होता इसलिए मैं इधर आ गया। अब इधर कंसिडरेशन 55 लाख है, देखो आप तीनों का मिला के इस साल में उसने 55 लाख दिए, तो 50 लाख से ऊपर है, तो इस कारण से यहां टीडीएस होगा 194M में। तीसरे पॉइंट में मिस्टर सतीश सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन है तो डेफिनेटली ऑडिट नहीं होता होगा, फिर तो निश्चित तौर से 194M ही लगेगी। अब पेमेंट कितना हुआ? 51 लाख का हुआ ब्रोकरेज कमीशन का, 51 लाख मतलब 50 से ऊपर है, इसलिए टीडीएस होगा। और फोर्थ पॉइंट धीरज, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, पेंशनर है, पेंशनर मीन्स ऑडिट नहीं होता है, और वैसे भी क्लियर दिख रहा है कि तो पर्सनल पर्पस है, पर्सनल में तो आपको इधर ही आना चाहिए, ये केस हो चाहे ये केस हो, ऑडिट होता हो या ना होता, पर्सनल में तो हमेशा इधर ही आ जाना। और कंसिडरेशन लेकिन 48 लाख ही है, इसलिए टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका 194M सेक्शन इस इलस्ट्रेशन से ही समझ में आएगा। अच्छा एक काम और करना, जहां जहां आपने इलस्ट्रेशन किए हैं एसएम की, तो ये जो चार्ट रहेगा आपका, आप अपनी कॉपी में इस चार्ट को एज इट इज फॉर्मेट में उतारना, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिया है, हर बार दिया है, हर सेक्शन के साथ दिया है, उसी में। और वहीं पर रेड कलर के पेन से ये इलस्ट्रेशन नंबर लिखते आना है, ताकि एग्जाम टाइम में जब भी करोगे तो सिर्फ प्रोविजन से बात समझ में नहीं आएगी, कई जगह आपको इलस्ट्रेशन का की मदद लेना पड़ेगी, तभी आपको बात क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर प्रोविजन तो लिखा था कि प्रोविजन में बात इतनी क्लियर नहीं होती जब तक आप इलस्ट्रेशन 10 नहीं करते, तो यहां लिख लेना इलस्ट्रेशन 10। अब आते हैं हम, आप पेज नंबर 4 पर आए नोट्स में, तो टीडीएस जैसा टीसीएस भी लिखा हुआ है, टैक्स डिडक्ट कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कलेक्शन, अभी तो टैक्स डिडक्ट कर रहे थे, अब कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट तो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, कि जैसे मैंने अगर किसी को गुड्स बेचा तो मैं सेलर हूं, मैं सामने वाले से सेलिंग प्राइस भी लूंगा प्लस जीएसटी भी लूंगा, ये वैसा ही है, लेकिन है तो इनकम टैक्स का पार्ट ना, इनकम टैक्स ये है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स मत समझ लेना आप। लेकिन ये बहुत छोटा सा है, इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं, और बहुत समरी फॉर्म में बता रहा हूं। टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम बायर, थोड़ा सा उल्टा हो गया केस, क्या हो गया? सेलर कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम बायर, तो सेलर तो रिसीवर होता है और बायर तो पेयर होता है, तो टीसीएस की जवाबदारी इसकी है, जबकि टीडीएस आपने देखा था, टीडीएस की जवाबदारी पेयर की होती थी, तो टीडीएस ये करता था,
पेयर इज लायबल फॉर टीडीएस एंड रिसीवर इज लायबल फॉर टीसीएस। तो पहला फर्क तो यहां पे आप समझ लें, ठीक है। टीडीएस के जितने प्रोविजन बताया मैंने आपको, वो पेयर टीडीएस करेगा, पेमेंट जब करेगा तो टैक्स काट के करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं रिसीवर की। तो रिसीवर जब सामने वाले से पैसा लेगा तो अपनी सेलिंग प्राइस का पैसा भी ले ले, यानी कंसिडरेशन भी ले ले, प्लस टैक्स भी ले ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोविजन बता देता हूं, इससे आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा क्योंकि प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होता है। इस पूरे टेबल में लास्ट टाइम पढ़ेंगे, मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक और बाय एनी अदर मोड। आप कभी कार लेने जाना मारुति या किसी भी डीलर के पास, अगर वो कार 10 लाख से ऊपर की होगी, कभी कोटेशन बनवा नहीं चले जाना आप, तो अगर वो कार 10 लाख से ऊपर की वैल्यू की होगी, ठीक है, तो वो सेलर है मारुति डीलर वाले, तो वो आपसे क्या करेंगे, कार की वैल्यू मान लो 11 लाख रुपए, तो 11 लाख रुपए तो ये लेंगे वो, और क्या लेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे एट सोर्स। इस सोर्स पे टैक्स कलेक्ट करेंगे कितने परसेंट, 1%। 1% टीसीएस भी लेंगे वो आपसे 11,000 रुपए। आप कभी कोटेशन बनवा के आना तो वो ऐसा करेंगे, 11 लाख खुद रख लेंगे और 11,000 रुपए टीसीएस उन्होंने आपके बिहाफ पे कलेक्ट किया तो आपके पैन नंबर में जमा करवा देंगे। ये आपकी ओर से भरा हुआ टैक्स ही माना जाता है। ये उसके लिए रखा है कि लोग बड़ी बड़ी कार ले लेते हैं लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो पकड़ में आ जाए यहां से। अब जब ये बंदा अपना रिटर्न भरेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस टैक्स में से ये इतना टीसीएस माइनस कर लेगा, क्योंकि ये एडवांस टैक्स की तरह हो गया ना एक तरीके से। तो क्रेडिट इसी को मिलेगी अल्टीमेट, लेकिन रिसीवर यानी सेलर हैज टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन फॉलोइंग केसेस। बहुत कम केस है और बहुत कम याद रखना है। एक तरफ लिखा हुआ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर्स वगैरह वगैरह। आपने देखा हो गवर्नमेंट अक्सर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को देती है, ये पेमेंट ये लीज पर देती है किसी को। तो गवर्नमेंट जब पैसा लेगी इनसे, तो जब गवर्नमेंट कंसिडरेशन लेगी तो साथ में क्या कलेक्ट करेगी, 1% टैक्स कलेक्ट करेगी। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग क्वेरीज अदर देन माइनिंग एंड क्वेरीज ऑफ मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम वगैरह, तो इन सब पे भी अगर सेलर को कुछ पैसा मिलेगा इनसे रिलेटेड, टोल प्लाजा से रिलेटेड या पार्किंग लॉट से रिलेटेड, ठीक है, आपने पार्किंग लॉट बेचा, टोल प्लाजा बेचा, बदले में आपको पैसा मिला, तो आप उससे टीसीएस कलेक्ट करोगे 2%। टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट लीज, फॉरेस्ट पूरे जंगल की कटाई लीज पर जाती है, उससे सेलर ने पैसा लिया तो कितना, टीसीएस 2.5। सबके अलग अलग रेट है, इसलिए याद रखना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, हालांकि बहुत लेस आईएमपी पार्ट है, बहुत रेयर केस में कभी आए, बट टीसीएस होता है ये याद होना चाहिए, इसलिए मैंने समझा। टीडीएस सबको याद रहता है, लेकिन टीसीएस नाम की भी कोई चीज होती है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। इसमें एक ही पॉइंट आईएमपी था, वो था मोटर व्हीकल वाला, और मोटर व्हीकल का पेमेंट 10 लाख से ऊपर होना चाहिए ध्यान रखना, एक्सीडिंग 10 लाख, एग्जैक्ट 10 नहीं, 10 से ऊपर होगा तो टीसीएस। और पेमेंट चाहे कैश में करोगे तो भी टीसीएस होगा, चाहे चेक से करोगे तो भी टीसीएस होगा। ऐसा नहीं कि आप चेक से पेमेंट करोगे तो टीसीएस नहीं होगा। ये सारे पॉइंट, और लास्ट ये चैप्टर एंड करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि इसको सिंघानिया बुक में या स्टडी मटेरियल में आपको नहीं पढ़ना है, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो पढ़ेगा अपनी समझदारी दिखाएगा तो वो उलझ के रह जाएगा, फिर मेरी जवाबदारी नहीं। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि स्टडी मटेरियल में सिर्फ इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट करना है, आपको सारी थ्योरी छोड़ देना है। और लास्ट पॉइंट बचता है वो है नोट्स में कि फेलियर टू डिडक्ट और कलेक्ट और पे टैक्स एट सोर्स। मान लो कि आपको टीडीएस करना था, हर सेक्शन में आपने देखा हो क्या लिखा है, या तो पेमेंट के टाइम या क्रेडिट, विचर इज अर्लियर, उस डेट पे आपको टीडीएस करके रखना था और हर महीने की 7 तारीख को जमा करवाना था, ये ड्यू डेट रहती है, ठीक है। और अप्रैल का मार्च में, सॉरी अप्रैल का मई में, मई का जून में, ऐसे पूरे 11 महीने। और मार्च वाला टीडीएस जितना भी होता है वो डिपॉजिट करना रहता है आपको 30 अप्रैल तक। ये टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट रहती है हर महीने, और रिटर्न जाते हैं क्वार्टरली 4 बार। लेकिन अगर आपने टीडीएस करा ही नहीं होगा तो आप पेमेंट कैसे करोगे, या ऐसा हो सकता है टीडीएस कर लिया बट पेमेंट नहीं किया, तो 2 तरह के फेल्यूर पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी। पढ़े आप क्या लिखा, 1% नॉन डिडक्शन। नॉन डिडक्शन का मीनिंग समझाता हूं। सपोज
नॉन डिडक्शन के केस में आप देखें ध्यान से, तो मान लो इस फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने किसी को 15 जुलाई को पेमेंट किया, 15 जुलाई को आपने पेमेंट किया किसी को इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट में आपने देखा होगा इंटरेस्ट में या तो आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट करना होता है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस दिन क्रेडिट किए उस, यानी आपने अपने बुक्स में एंट्री की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट, पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट से क्रेडिट किया तो भी टीडीएस करना है। तो आपने मान लो किसी पार्टी को 50,000 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो आपको इस 50,000 पे क्या करना था, टीडीएस करना था, यानी इस पार्टी को पूरा पैसा नहीं देना था, इसमें से आपको टैक्स काट लेना था, इसमें से आपको टैक्स काट लेना था, टीडीएस 10% 5,000 और उस पार्टी के अकाउंट में 45,000 लिखना था, या तो अलग अलग सेपरेट एंट्री कर देते हैं। बट आप भूल गए या आपने जानबूझ के टीडीएस नहीं किया, आपने उसका अकाउंट पूरे से क्रेडिट कर दिया, टीडीएस भूल गया, ठीक है। तो ये हुआ फेलियर ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट ले रही है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन अमाउंट ऑफ सच टैक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज डिडक्टिबल कलेक्टिबल, क्योंकि टीडीएस पे भी लगता है और टीसीएस पे भी लगता है, टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड। चल इस प्रोविजन को मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाता हूं स्टडी मटेरियल का ही, क्योंकि बाद में डाउट आएगा वो क्लियर करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम इलस्ट्रेशन के साथ ही पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 और दोनों पॉइंट एक साथ समझाता हूं। नॉन डिडक्शन यानी डिडक्ट करना था बट डिडक्ट नहीं किया, एक डिफॉल्ट ये होगा, और दूसरा नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट मतलब डिडक्ट तो कर लिया और आपने रख लिया उसको, जबकि रूल ये कि आप किसी और का पैसा नहीं रख सकते, तो आपने टैक्स सामने वाला रख के तुरंत जमा नहीं करवाया आपने, जबकि हर महीने की 7 तारीख को जमा करवाना था। डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो 1.5% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन अमाउंट ऑफ सच टैक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड। ये लाइन याद रखना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपसे कहता है एन अमाउंट ऑफ 40,000 वाज पेड टू मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई 19 को पेमेंट किया इन्होंने, कितने लाख रुपए का, कितना जाएगा 40,000 रुपए का। प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए टीडीएस होता है विदाउट डिडक्शन, लेकिन उन्होंने यहां विदाउट डिडक्शन पेमेंट कर दिया। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ 50,000 वाज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन 28 फेब। एक और बार इनको पैसा देना था 28 फरवरी को। इस बार कितने देना थे, इस बार देना थे आपको 50,000 रुपए, 50,000 सेम पर्सन को, उसी व्यक्ति को। From which tax 10% amount 9,000 on entire amount of 90,000 was deducted। तो इसमें से उन्होंने 10% टीडीएस काट लिया, लेकिन टीडीएस एंटायर अमाउंट पे काट लिया, इन दोनों पे। वहां भूल गए थे, इसलिए यहां पर अपनी गलती सुधार ली। तो डिफॉल्ट यहां रेक्टिफाई कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहां पर उन्होंने 9,000 डिडक्ट करके 41 सामने वालों को दे दिए, लेकिन एक और डिफॉल्ट कर दिया। हाउएवर दिस टैक्स 10,000 वाज डिपॉजिटेड ओनली ऑन 22 जून, 22 जून 2020 को जमा करवाया। तो डिडक्ट कर लिया बट इन्होंने डिपॉजिट कब करवाया, 22 जून को। तो यहां पर उन्होंने डिफॉल्ट किया नॉन डिडक्शन का, नॉन डिडक्शन, और यहां डिफॉल्ट किया उन्होंने नॉन पेमेंट का, डिडक्टेड बट नॉट पेड। तो लिखा है इंटरेस्ट, बताएं आप। तो इंटरेस्ट कैसे लिखना है, आप प्रोविजन पढ़ लेना अच्छे से, अपने नोट्स निकाल के सामने रखो। प्रोविजन में क्या लिखा था, कैसे करना है आपको। तो पहले केस में लिखा था 1%, कितना परसेंट, 1%। तो इस 40,000 रुपए के टीडीएस पे डिफॉल्ट किया उन्होंने। इस 40,000 पर 10% टीडीएस होता तो टीडीएस अमाउंट 4,000 आता, ठीक है। 40,000 मत निकाल देना इंटरेस्ट, टीडीएस टैक्स कितना काटना था, 4,000 का डिफॉल्ट है। तो 4,000 पर कहां से कहां तक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू द, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू द एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन, जब होना था और जब हुआ। कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने का। 8 महीने के लिए आपको 1% पर मंथ से इंटरेस्ट लगाना,
और पार्ट ऑफ मंथ का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 तारीख होती, ये 31 जुलाई भी होती तो भी मैं आपको पूरा मंथ गिनता। यहां पर मान लो 28 की 22 होती, 23 होती, या 2 फरवरी भी होती, 1 फरवरी भी होती इवन, तो भी फरवरी का पूरा मंथ काउंट होगा। तो और पार्ट ऑफ मंथ का मतलब ये होता है। तो फ्रॉम द डेट, ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू द एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन, ये लगता है। तो ये वाला इंटरेस्ट यहां तक नहीं लगता, ये यहां तक लगता है जब करना था और जब किया, बस यहां आपने डिफॉल्ट सुधार लिया 8 महीने में, तो 8 महीने का इंटरेस्ट लग गया। फिर पेमेंट आपको कब करना था? पेमेंट करना था, फरवरी का पेमेंट होता है 7 मार्च तक, मैंने कहा हर महीने की 7 तारीख को, तो 7 तारीख को पेमेंट करना था, बट आपने नहीं किया, तो अब इंटरेस्ट लगेगा। अब 1.5% कहां से लगेगा, ध्यान से पढ़ना यहां पर, ये तो याद रह जाएगा। इसमें ये लगेगा आपका कहां से, तो फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड, डिडक्टेड टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, यहां तक का लगेगा। तो अब इस 9,000 पर, ये 9,000 रुपए का जो टीडीएस अमाउंट है, उस पर मार्च, अप्रैल, मई और जून, जून पूरा आएगा क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ है, तो 4 महीने का, और 1.5% पर मंथ लगेगा। इसमें कितना लगेगा, 1.5%, क्योंकि ये नॉन पेमेंट वाला था। इस तरीके से क्लियर है, ये तरीका रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, इसकी ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट 7 मार्च जरूर होती है, लेकिन हम इंटरेस्ट 7 मार्च से काउंट नहीं करते हैं। हम इंटरेस्ट में क्लियर डेट लिखी फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, यानी जब एक्चुअल डिडक्ट किया वहां से लेके तो एक्चुअल पेमेंट किया वहां तक का। ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन मैंने 11 समझा दिया, इससे पॉइंट क्लियर। यहां पर अपना टीडीएस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरा टीडीएस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बस इससे ज्यादा टीडीएस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी ज्यादा समझदारी ना दिखाए, वरना तकलीफ में आ जाओ, क्योंकि बहुत डीप चैप्टर, बहुत बड़ा है। मैंने तो फिर भी बहुत सारे सेक्शन आपको बता दिए, इसमें भी सारे एमपी नहीं है, तो जितने बताए उतने करना। ये पूरा चैप्टर मैंने एक साथ शूट कर दिया एक ही दिन में, आज ही, लेकिन मैं आपको स्प्लिट कर करके और भेज रहा हूं 1 by 1, ताकि आपको एक साथ लोड ना आए। मैं चाहता तो एक साथ भेज सकता था, लेकिन मैंने आपको धीरे धीरे करके आपको 1 by 1 ये सेंड किया है। एक बार पूरा तीनों वीडियो, या जितने वीडियो मैंने पार्ट वाइज बनाए होंगे, उन सबको आप पढ़ के वापस से रिवाइज कर लें पूरे चैप्टर को, क्योंकि भले ही 4 नंबर का वेटेज इसका, लेकिन काम आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।